भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के मुतालिक हम पिछले लेक्चर में तफसील से डिस्कस कर चुके थे कि जंग आज़ादी के बाद 1858 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया था और बाकायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपना वाइसराय अपॉइंट कर दिया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो था ये पहला वाइसराय था इंडिया का, और इसने जो अपनी पहली अदालत कायम की थी वो इलाहाबाद के मकाम पर कायम की थी, जो कि आजकल प्रयागराज कहलाता है। उसमें उस वक्त जो है वो जो थी उनकी क्वीन थी पहली, उनके मुतालिक थोड़ी सी डिस्कशन है कि क्वीन विक्टोरिया जो है ये 1819 में पैदा हुई और 1837 के अंदर ये क्वीन बनी थी और 1901 में इसकी डेथ हुई थी। अब तो एलिजाबेथ की भी डेथ हो चुकी है, क्वीन एलिजाबेथ की भी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये क्वीन विक्टोरिया के मुतालिक आपको कुछ बातें बताई गई हैं कि उस टाइम के ऊपर जो क्वीन थी वो क्वीन विक्टोरिया थी। उसके बाद जो बरसगीर में जैसे ही वाइसराय आ गया तो यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी के लिए काम करने के लिए उन्होंने लॉर्ड मैकॉले को एक कमेटी का सरबराह बनाया, जिसका काम ये था कि उसने एजुकेशनल रिफॉर्म्स करनी थी। तो लॉर्ड मैकॉले जो है ये फर्स्ट हेड ऑफ एजुकेशन कमेटी इन इंडिया था। इसने ये कहा कि अगर आप बरसगीर के अंदर अपना सुरसूख बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो फारसी है इस ऑफिशियल लैंग्वेज को रिमूव कर दें, और इसके साथ साथ जो अरेबिक लैंग्वेज है सिलेबस के अंदर और संस्कृत लैंग्वेज है इसे भी रिमूव कर दिया जाए। फिर उसके बाद इसने कहा कि यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज हैं उनके अंदर मकामी लोगों को इंडक्ट किया जाए, एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से तश्कील पाया जाए कि जो सिविल सर्वेंट्स हों वो अंग्रेज के वफादार हों ताकि वो आवाम से काम ले सकें। उसके बाद लॉर्ड मैकॉले के बाद जो दोबारा एजुकेशनल पॉलिसी बनाई वो चार्ल्स वुड ने बनाई। चार्ल्स वुड ने जो एजुकेशनल पॉलिसी का एक सेटअप तश्कील दिया था उसे वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है। ये 1854 में हुआ। इसने ये कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाए जाएं, फिर कॉलेज बनाए जाएं और मॉडल हाई स्कूल बनाए जाएं हर एक सूबे के अंदर, यानी हर सूबे में एक यूनिवर्सिटी एटलीस्ट और एक कॉलेज और मॉडल हाई स्कूल बनाया जाए। फिर इसी के मशवरे के ऊपर बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटीज भी बनी थी और कॉलेजेस भी बनाए गए थे और मॉडल हाई स्कूल भी बनाए गए थे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था ब्रिटिश इंडो पाक का वो इस तरीके से था कि सबसे हेड जो है वो क्वीन विक्टोरिया है, उसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर फिर बाद में सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता था। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया से नीचे फिर वाइसराय ऑफ इंडिया होता था और वाइसराय ऑफ इंडिया से नीचे फिर प्रोविंशियल गवर्नर होते थे और उससे पीछे जो है वो फिर सिविल सर्विस आती थी। तो इस तरीके से ये इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चलाया था। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी एंड सोशल रिफॉर्म देखें कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने एक काम तो ये अच्छा किया तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया। हिंदुस्तान जो कि कास्ट सिस्टम के अंदर जकड़ा हुआ था और उन्होंने तकरीबन इक्वल अपॉर्चुनिटी देना शुरू कर दी हर कास्ट को जॉब्स के लिए। इसी तरीके से जो सती का एक हिंदुओं के अंदर एक तरीकाकार है कि जब सावन फौत हो जाता है तो जो बीवी है बेवा जो होती है उसको सती कर दिया जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसके मुतालिक सबसे पहला स्टेप उठाया 1829 में कि इसने बंगाल के अंदर सती को प्रोहिबिट कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ जो न्यू बॉर्न बेबीज थे उन्हें कत्ल कर दिया जाता था, इसको भी ब्रिटिश ने इनको भी प्रोहिबिटेड कर दिया। और जो मैरिज थी वो पहले उसकी कोई एज फिक्स नहीं थी, लेकिन फिर ब्रिटिश ने 14 साल मैरिज की एज फिक्स कर दी और 14 साल से नीचे मैरिज के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी लगा दी। इसके साथ साथ इन्होंने जो ये एक तरीकाकार बरसगीर के अंदर होता था कि जब एक शादी की जाती है तो उसमें जो लड़की वाले होते हैं वो अपने दामाद को बहुत सारी चीजें देते हैं, गाड़ियां ये वो इस तरीके की चीजें। तो ब्रिटिश ने ये जो सारे के इनह्यूमन रूल थे ये सारे के सारे इन्होंने अबॉलिश कर दिए। इसके साथ साथ इन्होंने जनरल पोस्ट ऑफिस का कयाम किया 1867 में लाहौर के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीएससी में बारहा पूछा जा चुका है। और इसके साथ साथ इन्होंने रेलवे सिस्टम को भी अक्रॉस द इंडिया इंप्रूव किया, इतना इंप्रूव किया कि अभी भी हमारे पास जो 95% जो रेलवे का स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा अंग्रेजों का ही पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ इन्होंने टिकटिंग सिस्टम का और रेलवे गाड़ियों के आने जाने का जो टाइम है बाकायदा वो भी जो है वो सेट किया। फर्स्ट जो पैसेंजर ट्रेन चली थी इंडिया के अंदर, पहली मुसाफिर ट्रेन चली थी, उसने अपना ऑपरेट करना कब स्टार्ट किया था? 16 अप्रैल 1853 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये चली कहाँ से कहाँ थी? बॉम्बे से लेके थाने तक चली थी। ठीक है, ये जो थाना है वो भी इनका सिटी है और बॉम्बे से थाने तक ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। फिर उसके बाद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट आया 1861 का। ये कुछ एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके मुतालिक आपको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। पहला जो एक्ट है वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1861 है। और इस काउंसिल एक्ट के अंदर क्या किया गया? इसके अंदर जो इंडियन लोग थे उन्हें गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर पहली दफा इंक्लूड किया गया। यानी पहले जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी उसमें मकामी लोगों की शमूलियत नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के तहत मकामी लोगों को शमूलियत का हक दिया गया। और जो गवर्नर था उसे ये इख्तियार दिया गया कि वो कम से कम 6 लोगों को अपनी काउंसिल में नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, और जो नॉमिनेटेड पीपल हैं ये लेकिन किसी भी गवर्नर की पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इन अदर वर्ड ये पपेट होंगे बस। ठीक है, उनको एक ओहदा दे दिया जाएगा, काउंसिल में बिठा दिया जाएगा, लेकिन जो फैसला गवर्नर करेगा वही लकीर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ लेकिन इन्हें अथराइज कर दिया गया कि अथराइज टू इशू ऑर्डिनेंस करने के लिए एंड वीटो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन। जो गवर्नर था वो सेशन हो रही है वो सारी की सारी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन को ये वीटो कर सकता है। यानी अगर सूबे ने कोई कानून पास किया है और वो गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर जनरल जो है वो उस कानून के अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके उसे वीटो कर देगा और जो वो चाहेगा वही होगा। और इसी 1861 के एक्ट के तहत सर सैयद अहमद खान
को इस काउंसिल का मेंबर जो है वो अपॉइंट किया गया था। ये आपने याद करना है 1861 के एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। इसके अंदर जो बेसिकली तब तक जो है वो 1886 में, जैसे हमें पता है 85 के बाद 86 के बाद कांग्रेस का कयाम हो चुका था, कांग्रेस मजबूत होना शुरू हो चुकी थी। तो कांग्रेस ने ये डिमांड की कि मजीद काउंसिल के अंदर इंडियन लोगों को शामिल किया जाए, ठीक है। और 1885 के अंदर जब सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, सर A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी तश्कील दे दी थी, क्योंकि वो ये समझते थे कि इंडियन लोगों को तभी कोई हक मिल सकता है कि अगर इनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल हो। फिर उसके बाद जो म्यूनिसिपल कमेटीज के जो मेंबर्स थे और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस थे, उन सारे के सारों को भी नॉमिनेट किया जाने लगा। यानी जितनी भी म्यूनिसिपल कमेटीज बनी, उन तमाम म्यूनिसिपल कमेटीज के जो मेंबर्स थे और बिजनेस कमेटीज के जो मेंबर्स थे वो भी नॉमिनेटेड होते थे, सिलेक्टेड नहीं होते थे। गवर्नर जनरल जो नॉमिनेट करता था। अब इसमें जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी तादाद जो है वो 16 तक बढ़ा दी गई थी, और पहले ये इतनी नहीं थी लेकिन अब ये 16 तक बढ़ा दी गई थी। और जो जितने छोटे सूबे थे उनकी तादाद को 15 तक बढ़ा दिया गया था, और बड़े सूबों में जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उनकी तादाद को काउंसिल के अंदर 20 तक बढ़ा दिया गया। छोटे सूबों में 15 तक, बड़े सूबों में 20 तक, ठीक है। और ओवरऑल काउंसिल के अंदर 16 तक। तो ये बातें आपको याद रखनी है, 1892 के एक्ट में हुआ था। फिर उसके बाद जो मेंबर्स थे उनको पहली दफा राइट टू क्वेश्चन दिया गया। अब वो सवाल करने का हक उन्हें दिया गया 1892 के एक्ट के तहत। इससे पहले वो क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। उसके बाद जो लोकल बॉडीज होती थी, लोकल बॉडीज गवर्नमेंट थी, उन्हें भी ये हक दिया गया कि वो अपने इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो भेज सकती हैं, ठीक है। ये इख्तियार भी पहली दफा दिया गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट और बहुत हिस्टोरिकल इवेंट है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के जो मुसलमान थे इन्होंने उर्दू लैंग्वेज के लिए शुरू से ही स्ट्रगल की थी और उन्होंने अपना एक किरदार अदा किया था। चूंकि जब मुगलिया खानदान की हुकूमत थी तो उन्होंने उर्दू को बड़ा प्रमोट किया था और 1825 के अंदर उर्दू लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया था। फिर बाद में 1867 में बनारस के अंदर उर्दू हिंदी तनाज़ा पैदा हो गया था मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, और इस उर्दू हिंदी तनाज़े में उस वक्त जो गवर्नर जनरल था बनारस का वो मिस्टर शेक्सपियर था। इसने हिंदुओं को सपोर्ट किया और मुसलमानों के कॉज को मानने से मुकम्मल तौर पर जो है वो इनकार कर दिया। ये चीज देखकर सर सैयद अहमद खान को बहुत ज्यादा दुख हुआ था और यहीं से जो है वो दो कौमी नजरिए की इब्तिदा हुई थी, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने खुद ये मिस्टर शेक्सपियर से मुलाकात की थी लेकिन वो अपने मौक़िफ़ की जो है वो तायीद नहीं करवा सके थे। तो यहीं से उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें, ये कभी एक नहीं हो सकती। तो बेसिकली उर्दू हिंदी तनाज़े का जो यानी कि आप कह सकते हैं जो इजरा है, जो आगाज है इसका, वो यही 1867 से बनारस में हुआ था। फिर उसके बाद इसी तरीके से बाकी सूबों के अंदर भी ये काम हुआ कि हिंदी को प्रमोट किया जाने लगा और उर्दू को जो है वो जब क्रश किया जाने लगा। जॉर्ज कैम्बल थे 1871 में, इन्होंने उर्दू लैंग्वेज को सिलेबस की किताबों से भी निकाल दिया। सर सैयद अहमद खान ने फिर 1887 में दारुल तर्जुमा का डिमांड की ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थे एनसी मैकडोनल्ड, उन्होंने भी अपने सूबे के अंदर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया। तो ओवरऑल पूरे जो सूबे थे उनके अंदर से हिंदी लैंग्वेज का यानी आगाज शुरू हो गया और जो उर्दू लैंग्वेज थी उसका खात्मा होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ये भी एक हिस्टोरिकल एक इवेंट है कि 1899 के अंदर जो लॉर्ड कर्जन था ये वाइसराय बना था, और उस वक्त के ऊपर जो बंगाल था यानी मशरकी बंगाल और जो मगरबी बंगाल था, जो अब वाला बांग्लादेश है और उसके साथ जो मगरबी बंगाल सूबा है इंडिया का जिसके अंदर कलकत्ता आता है, जो उनका प्रोविंशियल जो आप कह सकते हैं हेड है, ये मिलके एक बंगाल बनाते थे और इसकी जो आबादी थी उस वक्त सबसे ज्यादा होती थी। 78 मिलियन लोग यहाँ पे रहते थे। लॉर्ड कर्जन ने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर ये फैसला किया कि बंगाल को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। और बंगाल को ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल के अंदर इन्होंने तकसीम कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बेशुमार पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि बंगाल की तकसीम कब हुई और तकसीम बंगाल की तनसीब कब हुई। तो बंगाल को तकसीम कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो मुसलमान थे उन्होंने इस फैसले को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया क्योंकि वो मेजोरिटी में चले गए एक सूबे के अंदर जब ये बंगाल की तकसीम हुई। इसलिए उन्होंने कहा कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर ये काम हो रहा है, दूसरा इससे उनकी जो आबादी है उसको भी फायदा हो रहा है। जबकि जितने भी हिंदू लैंड लॉर्ड थे और सोशल वर्कर थे और जो रिलीजियस लीडर थे, इसके साथ जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने इसको बड़ी स्ट्रांगली अपोज किया कि ये काम नहीं होना चाहिए, बंगाल की जो तकसीम है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसी वजह से कम्युनल क्लैशेस स्टार्ट हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। हिंदुओं ने और जो उनके मजहबी रहनुमा थे उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ फसादात शुरू कर दिया और इसकी वजह से फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डेवलप करना शुरू कर दिया कि ये जो तकसीम बंगाल का फैसला है उसको वापस लिया जाए, ठीक है। और फिर इसी के लिए एक स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हुई जिसका मतलब ये था कि जितनी भी ये ब्रिटिश चीजें हैं यानी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट कर दिया जाए ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक मुआशी तौर पर प्रेशर बिल्डअप किया जाए, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ फिर किंग जॉर्ज जो है उन्होंने दिल्ली दरबार का विजिट किया और यहाँ जब वो दिल्ली दरबार में आए तो उन्हें स्टेट ऑफ इंडिया जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया जो उसके साथ साथ वायसराय थे उन्होंने उन्हें ब्रीफ किया कि बंगाल की सूरत खराब हो रही है तकसीम की वजह से। तो फिर इन्होंने ही किंग जॉर्ज ने ही पार्टीशन ऑफ बंगाल का खात्मा कर दिया यानी तनसीख होगी उसकी। कब हुई? 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है। तो ये भी पीपीएससी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा चुका है। उसके बाद शिमला वक्त है 1906 में, और इस वक्त तक जो कांग्रेस है वो काफी डेवलप हो चुकी थी, स्ट्रॉन्ग पार्टी बन चुकी थी और एज अ होल ये एज अ हिंदू पार्टी के तौर पर काम
काम कर रही थी। और बरतानिया के अंदर जो है 1905 के इंतखाबात के बाद जो है लिबरल पार्टी पावर के अंदर आई थी और उसके जो लीडर थे वो लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक है, जो लिबरल पार्टी थी इसने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की बात की। इसने कहा कि अब हिंदुस्तान के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल नई रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जब मुसलमानों को इस बात का पता चला कि बरतानवी हुकूमत चेंज हो चुकी है और जो नई गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर जो इदारा जाती सियाहत की जाए और आईनी सियाहत की जाए, तो मुसलमानों ने ये फैसला किया कि वो वायसराय से डायरेक्ट मिलेंगे सर आगा खान की लीडरशिप में और जाके अपने मुतालबात वायसराय के सामने रखेंगे। ये जो मीटिंग थी इसको अलीगढ़ कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे मिस्टर आर्चबोल्ड, इन्होंने मेडिटेट किया था, यानी इन्होंने ब्रिज का काम किया था मुसलमानों की मुलाकात करवाने में वायसराय के साथ। तो मुस्लिम एक डेलीगेशन था, वक्त था, वो 35 लोगों पर मुश्तमिल था। ये शिमला के मकाम पे वायसराय से मिले 1 अक्टूबर 1906 को, तो ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, और जो लॉर्ड मिंटो था इसने मुसलमानों को वेलकम किया, उस वक्त का जो लॉर्ड था, और इसने मुसलमानों की तमाम डिमांड्स को सुना, बिठाया, बात सारी चीज उनकी बात ही सुनी। मुसलमानों ने यहाँ पे ये डिमांड किया कि उन्हें अलहदा इलेक्ट्रोड दिया जाए और उनकी इस डिमांड को 1909 के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया था कि जो है वो सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो 1909 के अंदर ये मुसलमानों की बात मान ली गई। पहले जो है वो मुसलमानों की अलहदा मुख्तस नशिस्तें नहीं थी, लेकिन इस जो है वो मुतालबे को मानने के बाद जब भी इंतखाबात होते थे तो उसके अंदर मुसलमानों की बाकायदा से जो है वो अलग नशिस्तें होती थी इलेक्शन के अंदर। फिर उसके बाद आल इंडिया मुस्लिम लीग है। आल इंडिया मुस्लिम लीग के मुताल्लिक कि मुसलमानों की जमात थी, इसका आगाज कब हुआ? आल मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस पहले हो रही थी और ये ढाका के अंदर इसका इजलास हो रहा था 1906 के अंदर, जो कि बांग्लादेश में है। इस जो मीटिंग हो रही थी ये नवाब सलीमुल्लाह खान के घर पर हो रही थी और नवाब बकार मुल्क जो है उन्होंने इस इजलास की सदारत की थी 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को जो इजलास हुआ और नवाब बकार मुल्क ने उसकी सदारत की थी। नवाब सलीमुल्लाह खान ने यहाँ पर एक किरारदाद पेश की जिसे सपोर्ट किया मौलाना जफर अली खान ने और हकीम अजमल खान ने। और वो किरारदाद क्या थी? वो रेजोल्यूशन ये थी कि मुसलमानों की एक अलहदा नुमाइंदा जमात बनाई जाए। ठीक है, और इस तरीके से मुसलमानों की अलहदा जमात बनाने की इस किरारदाद को मंजूर कर लिया गया और यूं आल इंडिया मुस्लिम लीग का कयाम अमल में आया। नवाब मोहसिन और नवाब बकार मुल्क जो है उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरीज बना दिया गया था और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई थी कि वो जो नई पार्टी बनाई जाएगी उसके रूल्स बनाएं और उसके रेगुलेशंस को ड्राफ्ट करें। ठीक है, उनके ड्राफ्टिंग का काम करें। हर जमात का एक आइन होता है, ठीक है, वो उसका आइन बनाएं। और ये जो रूल्स थे इस किताब का नाम ग्रीन बुक है। ये बात आपने याद रखनी है कि ग्रीन बुक किसने पब्लिश की? ग्रीन बुक के राइटर मोहम्मद मदनी अली जौहर थे। ग्रीन बुक क्यों बनाई गई थी? ये बेसिकली ड्राफ्टिंग का काम करती थी रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, ताकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया जाए। तो पहला जो बाकायदा सेशन हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वो बॉम्बे में हुआ 29 और 30 दिसंबर 1907 को, यानी एक साल लगा इस सारे प्रोसेस को। 30 दिसंबर 1906 के बाद से लेकर 30 दिसंबर 1907 तक एक साल के अरसे में ड्राफ्टिंग हुई, सारा कुछ हुआ और मुसलमान रहनुमा इकट्ठे हुए और सारे कुछ सेटिंग के बाद पहला बाकायदा इजलास हुआ। ये जो पहला बाकायदा इजलास था इसकी जो क़यादत की थी, इसको जो प्रेजेंट किया था वो सरदार आदमजी पीर भाई ने किया था। ये बात आपने याद कर लेनी है, सरदार आदमजी पीर भाई। उसके बाद सेशन दोबारा 18 मार्च 1908 को अलीगढ़ के अंदर दूसरा सेशन इसका हुआ था और ये किसके घर पे हुआ था? ये नवाब मुजम्मल की रेजिडेंस पर हुआ था। जस्टिस शाहदीन ने इसकी क़यादत की थी। सर आगा खान को पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, सर आगा खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मेजर हसन बिलग्रामी को पहला सेक्रेटरी जो है वो यानी इलेक्ट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पीपीएससी का एमसीक्यूज हो गया। इसके साथ साथ जो है इसके अंदर बाकी लोगों को भी जो है वो ओहदे दिए गए थे। मिस्टर शरीफुद्दीन को कोलकाता के अंदर, मिस्टर करामत हुसैन को इलाहाबाद के अंदर, मिस्टर शाहदीन को पंजाब में। ये ऐसा कभी मैंने पेपर में नहीं देखे, लेकिन सर आगा खान इसके साथ साथ ये कब हुआ, इसकी ड्राफ्टिंग कब हुई, ग्रीन बुक, ये सारी चीजें पेपर में आती रहती हैं, बार बार पूछी जा चुकी है। जैसे ही मुस्लिम लीग बन गई और मुसलमानों ने पहले ही शिमला वफ्द में जाके अपने जो यानी कि उनके मुतालबात थे वो सारे के सारे उन्होंने लॉर्ड मिंटो के सामने रख दिए थे। तो उसके बाद एक नया जो है वो एक फार्मूला आया, कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला आया जिसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहा जाता है और इसका असल नाम जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है। मिंटो मार्ले इसलिए कहा जाता है कि मार्ले इसका बनाने वाला था और मिंटो उस वक्त के ऊपर लॉर्ड था, वाइसराय था, इसलिए इसका नाम बन गया मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मार्ले जो रिफॉर्म्स है इसके अंदर मुसलमानों को बहुत ज्यादा जो है वो पजीराई मिली और उनका जो बड़ा मेजर एक मुतालबा था वो मान लिया गया था। ठीक है, और इस वक्त तक एक और नई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी जिसका नाम हिंदू महासभा था और उसके साथ साथ जब मुसलमानों के दरमियान मुस्लिम लीग फेमस हो चुकी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कांग्रेस और महासभा को एक्सप्लॉइट किया कि ये सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं कर रही। तो मुसलमानों ने अपने लिए अलग जो है जुदागाना इंतखाबात के तरीकाकार का मुतालबा किया था। जो किंग एडवर्ड है 1908 में, इन्होंने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात की थी कि अब हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कर लेनी चाहिए। इस पर्पज के लिए उन्होंने लॉर्ड मिंटो और जो लॉर्ड मॉर्ले थे जो कि सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे उन्हें कोलैबोरेशन करने के लिए कहा। तो उन्होंने मिलकर एक फार्मूला बनाया जिसे लॉर्ड मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर मुसलमानों का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मुतालबा था उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। कब एक्सेप्ट किया गया? 1909 के एक्ट के तहत। ठीक है, बहुत ही मशहूर जो है वो एमसीक्यूज है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपेंड कर दिया गया। जो वाइसराय की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी उसके जो नंबर थे वो 5 थे, 5 फिक्स कर दिए गए और 5 में से जो 4 थे वो ब्रिटिश थे, 1 इंडिया का लिया जाने लगा। और वाइसराय की काउंसिल की जो मेंबरशिप थी, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी उसमें 5 मेंबर हैं, जो ओवरऑल मेंबरशिप थी उसके अब जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद 60 कर दी गई थी। बंगाल, यूपी, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, उड़ीसा,
इनमें जो मेंबर्स की तादाद थी वो 50 कर दी गई सूबों के अंदर, और जो छोटे सूबे थे जैसे पंजाब, बर्मा और आसाम, इनके मेंबर्स की तादाद 30 कर दी गई थी। इस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल्स को अपॉइंट कर दिया गया बंगाल के अंदर, बॉम्बे के अंदर, मद्रास के अंदर, और उन्होंने अपनी काउंसिल भी बना ली थी। इसी तरीके से इसी मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के तहत लोकल बॉडीज बनाई गई, नई यूनिवर्सिटीज का क्या अमल में लाया गया, ट्रेड यूनियंस को बहाल किया गया और बहुत सारी जो दूसरी इस्लाहात हुई। इसी तरीके से जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्हें बॉम्बे से लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। किस रिफॉर्म्स के तहत? मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के तहत। कब आया ये एक्ट? 1909 में आया। तो ये 5-7 यहाँ पर मशहूर एमसीक्यूज आपके बनेंगे और इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक तो इसको मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स क्यों कहते हैं, सेकेंडली मुसलमानों ने क्या मुतालबा किया था, उसको किसने एक्सेप्ट किया, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो एक्सपैंड हुई तो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स आए, प्रोविंशियल में कितने मेंबर्स आए, और फिर कायद-ए-आज़म जो है वो उन्हें कब मेंबर बनाया गया। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्ट्रेटेजी देखी, जब मुस्लिम लीग को ये पता चल गया कि अब हमें खासी कामयाबी मिल चुकी है, तो मुसलमान अब कांग्रेस से आगे चल रहे थे। यानी रिफॉर्म्स की बेस जो मैं बात कर रहा हूँ कि मुसलमान जब डेमोक्रेटिकली जो अपने मुतालबात मनवाने में ज्यादा कामयाब हो चुके थे। लेकिन उसके बाद जो पार्टीशन अब बंगाल हो गई और इटली और तुर्की के दरमियान जंग भी लगी जिसे बल्कान वार, और इसके साथ साथ पहली जो है वो जंग अजीम फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुई, कानपुर मस्जिद ट्रेजेडी भी हो गया। ठीक है, ये 5-6 ऊपर नीचे वाकयात हुए कि जिन वाकयात ने मुसलमानों के दरमियान और अंग्रेजों के दरमियान वो जो एक एतमाद की फिजा थी उसको खत्म करवा दिया। जब पहले उन्होंने बंगाल को तकसीम कर दिया, यानी दोबारा से मर्ज कर दिया, फिर उसके बाद इटली और तुर्की के दरमियान जो लड़ाई हुई तो मुसलमानों के जो सेंटीमेंट्स थे वो तुर्की के साथ थे। बल्कान वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो उसमें भी वो तुर्की के किरदार के ऊपर मुसलमानों के एक जो है वो जज्बात थे जिसको मजरूह किया गया बरतानिया की तरफ से, और फिर कानपुर मस्जिद ट्रेजेडी हो गई। तो इन वाकयात ने मिलकर मुसलमानों को अंग्रेजों से दूर कर दिया। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो अपना ऑफिस था ये अलीगढ़ से लखनऊ में शिफ्ट कर दिया 1913 के अंदर। अलीगढ़ भी जो यूपी के अंदर है और लखनऊ भी यूपी के अंदर है, यूपी उत्तर प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कामयाबी देखते हुए इसको ज्वाइन किया कि वाकई ही ये मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है और मुझे भी इस प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के लिए काम करना चाहिए। मुस्लिम लीग ने अपनी जो है वो रेजोल्यूशन पास की थी 22 मार्च 1913 को, टू अडॉप्ट द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रूल इन इंडिया। मुसलमानों ने ये करारदाद क्यों मंजूर की कि मुसलमान चाहते थे कि इंडियन पीपल को सेल्फ रूल की इजाजत दी जाए अंडर ब्रिटिश क्राउन। डायरेक्ट जो है वो इसका ये रहे इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही, किंग इनका वही रहे जो कि ब्रिटिश का है और वो सारा सिस्टम वही रहे। लेकिन ये जो वायसराय का सिस्टम है, जो गवर्नर जनरल का सिस्टम है, सारा सिस्टम खत्म कर दिया गया, पॉलिश कर दिया जाए और यहाँ पे जो सेल्फ रूल मुसलमानों को इजाजत दी जाए। कायद-ए-आज़म जो थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बड़े फेवर में थे, वो ये चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म से स्ट्रगल करें। फिर उसके बाद मुआहदा लखनऊ है जिसे 1916 का लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अपना ज्वाइंट एक सेशन जो है वो रखा था, इजलास रखा था 1915 में बॉम्बे के अंदर। ठीक है, 1915 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपना जो है वो इजलास रखा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने फिर जो अपना ज्वाइंट सेशन था ये लखनऊ में दोबारा 1916 के अंदर भी इन्होंने मीटिंग की, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि हमें मिलकर चलना चाहिए और एक ही मुतालबात अंग्रेजों के सामने रखने चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 30 और 31 दिसंबर 1906 को कैसर बाग बारादरी के अंदर भी अपना एक इजलास मुनक्किद किया। ये आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। फिर उसके बाद एक रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई और वो जो रिफॉर्म्स कमेटी थी वो मुश्तरका थी, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से थी और कांग्रेस की तरफ से भी थी। और उन मीटिंग का जो है वो एक इजलास हुआ नवंबर 1916 में। कहां पर हुआ? कोलकाता के अंदर हुआ। कांग्रेस ने यहाँ इस कमेटी के अंदर मुसलमानों का जो मुतालबा था सेपरेट इलेक्टोरेट का, उसे एक्सेप्ट कर लिया। यानी मुसलमानों की बहुत बड़ी सियासी पता है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने कुछ जो है वो फार्मूला तय किया कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें 1/4 यानी 1/4 जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होंगे और 1/5 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड होंगे। यानी टोटल जितने भी मेंबर्स होंगे उनका 1/4 सिलेक्टेड होगा और 1/5 जो है वो नॉमिनेटेड होगा। जो मेंबर्स हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होंगे। मुसलमानों की जो स्ट्रेंथ है वो पंजाब के अंदर 50% होगी और इसके साथ साथ जो है मुसलमानों की जो स्ट्रेंथ है वो पंजाब के अंदर 50% होगी, बंगाल के अंदर 40% और यूपी के अंदर 30% और बिहार के अंदर 25% है। एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो सेंटर है उसके टोटल मेंबर्स की तादाद 150 होनी चाहिए, जिसके अंदर 4/5 जो है वो इलेक्टेड होने चाहिए और मुसलमानों को 1/3 जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी जाए। इसमें याद करने वाली क्या कौन सी बातें हैं? एक बात इसमें आपने ये याद करनी है कि मुसलमानों को कितनी नुमाइंदगी दी गई? 1/3 नुमाइंदगी दी गई और इसके साथ साथ कितने मेंबर्स इस पैक्ट के तहत इलेक्ट करने के लिए जो है वो इत्तेफाक राय हुआ? 4/5। ठीक है, ये दो बातें आपने यहाँ पे याद रखनी है। और इसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान पुल का किरदार अदा किया था। इसीलिए जो सरोजनी नायडू थी, इनका ताल्लुक बेसिकली तमिलनाडु से था, तो इन्होंने मुसलमानों को मुसलमानों की खिदमत और हिंदुओं के लिए खिदमत करने पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर का खिताब दिया, यानी हिंदू मुस्लिम पीस एम्बेसडर। तो ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता रहता है, हिंदू मुस्लिम पीस एम्बेसडर का खिताब किसने कायद-ए-आज़म को दिया? सरोजनी नायडू ने दिया। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में हुआ। मशहूर सवाल तो यही दो हैं, बाकी अगर वो डीप जाएगा तो वो यही जा सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। उसके बाद जो
एक्ट भी, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंडियन कौंसिल एक्ट आ गया जिसे इंडियन कौंसिल एक्ट 1919 कहते हैं, जिसे मॉन्टेग चैल्मस्फोर्ड इस्लाहात या मॉन्टेग चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। अगेन वही बात है कि एक जो है वो इसके अंदर जो है वो लॉर्ड चैल्मस्फोर्ड है, दूसरे लॉर्ड मॉन्टेगो है, और एक जो है वो वायसराय है, और दूसरे जो है वो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया है। इससे पहले जो है रॉबर्ट कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी और उसने ये कहा था कि स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाए हिंदुस्तान के अंदर, चूंकि अब मुसलमान और हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं और वो मिलकर मुतालबात बहुत ज्यादा तादाद में मनवाते जा रहे हैं, तो अब जो ब्रिटिश का जो कंट्रोल है वो इस तरीके से तो कम हो जाएगा। तो रॉबर्ट कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि अब स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो इंप्लीमेंट किए जाएं, और इसी एक्ट को मंजूर कर लिया गया 1909 के अंदर। फिर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो गई थी 1919 के अंदर, जिसके जो जनरल थे उस वक्त के ऊपर वो जनरल डाइस था। इसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री है वो ये है कि जलियांवाला अमृतसर के साथ एक बाग मशहूर जगह मौजूद है, वहाँ पर ये तारीखी वाकया हुआ था। बड़ा अफसोसनाक कि मुसलमान यहाँ पर मौजूद थे, वो एहतजाज कर रहे थे कि जनरल डायर जो है वो कमांड कर रहा था ब्रिटिश आर्मी की, तो उसने सीधे फायर खोल दिए, तो बहुत सारे मुसलमान जो है वो वहीं पर कत्ल हो गए थे। और इसमें मुसलमान भी नहीं थे, इसमें हिंदू भी बहुत सारे शामिल थे, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। कुछ लोगों ने वो कुएं के अंदर छलांग लगा ली थी, तो कुएं के अंदर छलांग लगाने से वो मर गए थे। अभी भी ये आप अगर इसको गूगल पर पढ़ेंगे वीडियोस वगैरह, आपको जलियांवाला बाग की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो ये वाकया भी हो गया। और फिर उसके बाद जो मिस्टर मॉन्टेग थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया 1918 में, और 1919 में नया जो इंडियन काउंसिल एक्ट था वो अनाउंस कर दिया गया। ये जो नया इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसके तहत ये कहा गया कि सेंटर के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए, बाई कैमरल, दो हाउस इंट्रोड्यूस करवाए जाए। जैसे आपकी इस वक्त असेंबली के अंदर एक कौमी असेंबली होती है, एक सेनेट होता है, ठीक है, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, ठीक हो गया। जैसे बरतानिया के अंदर लॉर्ड ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक होगा। वैसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिसे बाई कैमरल कहते हैं। अपर हाउस जो होनी चाहिए उसे काउंसिल ऑफ स्टेट पर मुश्तमिल होना चाहिए, और जो लोअर हाउस होना चाहिए उसके अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली काम करनी चाहिए। यानी जो छोटी ऊपर काउंसिल ऑफ स्टेट बैठेगी और जो नीचे और निचला हाउस होगा ये लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होता है कि कौमी असेंबली जो कानून वगैरह पास करती है, फिर बाद में सेनेट से मंजूर करवाए जाते हैं, मेन के तहत उसके अंदर कौमी असेंबली का होता है। वैसे ये दो हाउसेस बनाए गए, और इसमें ये फिक्स कर दी गई कि 60 मेंबर जो है वो अपर हाउस में होने चाहिए और 46 मेंबर जो है वो लोअर हाउस के अंदर होने चाहिए। यहाँ पर पहली दफा डायरची सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये आपने बात याद रखनी कि डायरची सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ। डायरची सिस्टम 1919 के एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस हुआ। जो इसके अंदर डायरची सिस्टम का मतलब क्या था, डायरची सिस्टम का मतलब ये था कि जितने भी सब्जेक्ट्स थे, यानी जितने भी बड़ी बड़ी वजारतें थी, उनको दो हिस्सों में तब्दील कर दिया गया। एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स कौन थे, इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और दूसरे रिजर्व सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको गौर से सुने। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स दो हिस्सों में तकसीम हो गए, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट्स। हेल्थ, कॉमर्स और एजुकेशन, इनको कहा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया, इनकी पावर्स को ट्रांसफर कर दिया गया। जबकि लॉ, फाइनेंस, ऑर्डर, पुलिस और इरिगेशन ये अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखा, इसे कहा जाता था रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, ठीक हो गया। उसके बाद जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे, जिनको यानी मेन जो है वो काउंसिल देखेगी, वो कौन कौन थे, तो उनके अंदर एक डिफेंस था, दूसरा फॉरेन अफेयर्स थे, करेंसी, रेलवे एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सेंटर के पास आते थे। यानी प्रोविंस के अंदर भी उन्होंने फर्दर आगे तकसीम कर दी कि एक जो चीज है वो डायरेक्ट उनके कंट्रोल में रही और एक चीज जो है वो पावर्स को ट्रांसफर किया गया। तो डायरची सिस्टम की जो डिटेल्स है आपने इसको याद करना है। उसके बाद खिलाफत, तहरीक खिलाफत शुरू हो गई 1919 में। बेसिकली हुआ ये कि जो ऑटोमन एम्पायर थी उसके ऊपर अटैक होना शुरू हो गए थे, खिलाफत उस्मानिया कमजोर पड़ना शुरू हो गई थी। सुल्तान अब्दुल मजीद तो ये उस वक्त के ऊपर खलीफा थे जब फर्स्ट वर्ल्ड वार का आगाज हुआ, और वार जो है ये 11 नवंबर 1918 को एंडेड हुई थी, खत्म हुई थी। और जितनी भी अलाइड फोर्सेस थी उन्होंने मिलकर ऑटोमन एम्पायर को डिमोलिश कर दिया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने उनके अगेंस्ट जो है वो इस जंग में अपना किरदार अदा किया था। और तुर्की को है उसे सिख मैन ऑफ यूरोप का खिताब दिया गया, स्टिक लिखा गया, सिख मैन ऑफ यूरोप का खिताब दिया गया। और मुसलमान जो थे उन्होंने अजमल खान की क़यादत के अंदर एक मूवमेंट का आगाज किया, तहरीक का आगाज किया। इस तहरीक का काम क्या था कि जो मुसलमानों की आइडेंटिटी या तशख़्ख़ुस है जो खिलाफत उस्मानिया के साथ जुड़ा हुआ था, वो तशख़्ख़ुस बरकरार रखा जाए। इसी सिलसिले में एक मीटिंग हुई नवंबर 1918 के अंदर, और जो खिलाफत कमेटी है वो मौलाना शौकत अली उस खिलाफत कमेटी के सेक्रेटरी मुकर्रर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है, ठीक है। और एक डेपुटेशन था, यानी एक वफ्द था, ये मिला वायसराय को 19 जनवरी 1920 में, और इसने ये मुसलमानों के जो सेंटीमेंट्स थे वो वायसराय के सामने रखे। इस डेलीगेशन के अंदर मोहम्मद अली ब्रदर्स मौजूद थे, सुलेमान नदवी मौजूद थे, सैयद हुसैन मौजूद थे, मलिक हसन हयात मौजूद थे। इनके ऊपर ये वफ्द मुश्तमिल था। और इसी तरीके से बाद में तुर्की के अंदर जो है वो जमहूरियत की तरफ बातें चलना शुरू होगी, और कमाल अतातुर्क ने खिलाफत को अबॉलिश कर दिया, और 1924 के अंदर ये अबॉलिश हुई थी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क, अतातुर्क कमल व तुर्कों का बाप, क्योंकि उन्होंने वहां पर डेमोक्रेसी का आगाज किया था। तो तुर्की के जो डेमोक्रेटिक हल्के हैं, जो लिबरल हल्के हैं, वो ये समझते हैं कि कमाल अतातुर्क ने जो है वो तुर्की के लिए काम किया। लेकिन तुर्की के अंदर भी दो राय मौजूद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अतातुर्क ने ये ठीक नहीं किया, बल्कि खिलाफत ऑटोमन एम्पायर को ही आगे लेके चलना चाहिए था। बहरहाल वो करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे। यहीं पर एक मुआहदा हुआ जो बड़ा मशहूर है, जिसे ट्रीटी ऑफ स्वेयर के नाम से जाना जाता है, जो कि 1920 में साइन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ पीपीएससी। तुर्की के बहुत सारे हिस्से बना
दिए गए। मसलन ये पहले जितने भी इलाके थे जिसके अंदर इराक शामिल है, जॉर्डन शामिल है, उर्दन, शाम, आर्मेनिया, इसके साथ साथ नीचे सऊदी अरेबिया, ये सारे के सारे तुर्की का हिस्सा होते थे। लेकिन ये फिर बाद में इन सारे हिस्सों को अलग कर दिया गया जब ये ऑटोमन एम्पायर जो है वो खत्म हुई। तो खिलाफत की जो इंस्टीट्यूशन था वो अबॉलिश हो गया था नवंबर 1 1922 को। नवंबर 1 1922 को मुसलमानों ने एक डिमांड की कि मुसलमानों के जो 14 पॉइंट्स हैं उन्हें माना जाए। और जो यूएस प्रेसिडेंट ने, जो उस वक्त के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे मिस्टर विल्सन, और जो मिस्टर लॉयड थे, इन दोनों ने एक मुश्तरका स्पीच की थी हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो कि आप कह सकते हैं कि असेंबली है बरतानिया की असेंबली में उन्होंने इन्वाइट किया था यूएस के प्रेसिडेंट को मिस्टर विल्सन को 6 जनवरी 1918 में। और यहाँ 6 जनवरी 1918 में मिस्टर विल्सन ने और मिस्टर लॉयड ने मिलकर 14 पॉइंट्स रखे थे जिनके अंदर इस सारे क्राइसिस का हल मौजूद था। मुसलमानों ने ये डिमांड की कि इसके ऊपर अमल होना चाहिए। और इसके साथ मुसलमानों ने ये भी कहा कि जो सैंक्टिटी है अरब की और तुर्की की वो भी बरकरार रहनी चाहिए। मुसलमानों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसे आप कह सकते हैं कि अदम ताउन की जो तहरीक है उसका आगाज शुरू कर दिया था, जिसे स्वराज या सेल्फ रूल भी कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हम ही बरतानिया के ऊपर जो है वो इसके ऊपर इंडिया के ऊपर हुकूमत करेंगे क्योंकि हुकूमत बरतानिया हमारे मुतालबात नहीं मान रही। कायद-ए-आज़म इस चीज़ के हक में नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि बरतानी गवर्नमेंट से आप अदम ताउन करें या ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएं या स्वराज या सेल्फ रूल जो आप मूवमेंट चलाएं, बल्कि ये चाहते थे कि आप मुसलमानों और हिंदुओं की तरफ से एक ऐसी बात रखी जाए कि जिसमें वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एंटिटी है वो भी बरकरार रहे और किसी तरीके से मुसलमानों का मुतालबा भी जो है वो मान लिया जाए। कांग्रेस ने बाकायदा मुसलमानों की इस जो खिलाफत मूवमेंट है उसे एंडोर्स किया था अपने नागपुर सेशन 1920 में। ये पीपीएससी में पूछा जा चुका है कि कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को कब एंडोर्स किया था। और इसी वजह से कायद-ए-आज़म ने यहाँ पर जब दौला बिहेवियर देखा और उन्होंने देखा कि कांग्रेस तो मुसलमानों को और दूर कर रही है, तो उन्होंने कंप्लीटली रिजाइन कर दिया था 13 अप्रैल 1930 को। किससे? यहाँ से, कांग्रेस से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है। मौलाना अबुल कलाम, इसके साथ साथ नदवतुल उलमा के मौलाना अब्दुल बारी, इन्होंने एक फतवा जारी किया था और इंडिया को इन्होंने दारुल हर्ब करार दे दिया था। और दारुल हर्ब का मतलब एक ऐसा इलाका जहाँ पर जंग जारी हो, जो हालत जंग में हो। और यहीं से हिजरत मूवमेंट का आगाज हुआ जो कि 1924 में हुआ। अगेन ये क्वेश्चन भी 12 पेपर्स में रिपीट हो चुका है। फिर यहाँ पे मोपला प्राइसिंग का और चोरा चोरी एक वाकया हो गया। मोपला बेसिकली मालाबार के इलाके में कुछ अरब ट्राइब्स रहते थे। ये जो मैंने आपको वो नक्शा में, ये जो आपका पेनिनसुला बनता है ना, इंडियन पेनिनसुला नीचे बनता है, तो इसमें यहाँ पर ऊपर आपका जो है वो गुजरात के नीचे फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका के नीचे केरला में इनकी एक बंदरगाह है मालाबार। यहाँ पर मालाबार के ऊपर बहुत पुराने अरसे से आप कह लें कि अरब लोग आके यहाँ पर आबाद थे जो कि मुसलमान थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहीं पे शादियां की मकामी लोगों से, तो फिर वो यहीं का हिस्सा होकर रह गए थे। तो यहाँ पर एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ जिसे मोपला प्राइसिंग कहते हैं। ये जो ट्राइब से जो कबाइल थे मोपला कहा जाता था। तो मोपला लोगों ने जब यहाँ पर जो है वो खिलाफत मूवमेंट को लेके एहतजाज करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने इन लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये केरला जा रहे थे 20 अगस्त 1921 की ये बात है। और इस वजह से यहाँ पर जो है वो फसादात शुरू हो गए और इस फसादात में पुलिस ने 400 मोपला लोगों को कत्ल कर दिया। मोपला ने फिर इसकी वजह से गुरिल्ला वार स्टार्ट कर दी। गुरिल्ला वार ये कहते हैं कि छुप छुप कर हमले करना, ठीक है, जैसे ये जो दहशतगर्द हमले होते हैं उन्हें गुरिल्ला वार आप कह सकते हैं। खिलाफत लीडर उस वक्त जेल के अंदर थे, सारे के सारे मुसलमानों की मेन लीडरशिप। तो गांधी उस वक्त जो है वो पॉपुलर लीडर बन गए हिंदुओं के भी और मुसलमानों के भी। इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दिया। और ये उन्होंने कहाँ से ऐलान किया? ये चोरा चोरी बेसिकली एक कस्बा है कहाँ का, फरखाबाद का, जिसे गोरखपुर ये आप कह सकते हैं। तो गोरखपुर में एक कस्बा था चोरा चोरी का, वहां से इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस का आगाज किया था। इस चीज से चोरा चोरी ट्रेजेडी कहा जाते हैं, ठीक है। और 5 फरवरी 1922 को फिर लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और एक हॉस्टाइल मॉब जो है उसने जाके पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। उस पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग भी शामिल थे, कुछ मकामी लोग भी शामिल थे। ये गांधी से ये लोग इंप्रेस होकर सिविल डिसओबीडियंस तहरीक के सूरत में जब इस बगावत हुई तो इन लोगों ने जाके वहां पर चोरा चोरी के मकान के ऊपर पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। जब पुलिस स्टेशन को आग लगाई तो ये वाकया बड़ा हाईलाइट हुआ, अंग्रेजों को पता चला, उन्होंने फिर सख्त कवानीन पास किए, इसलिए इसको चोरा चोरी ट्रेजेडी कहा जाता है। ये कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को, ठीक हो गया। और मोपला प्राइसिंग जो है 1921 में। तो कायद-ए-आज़म ने फिर जैसा कि पहले ही कहा था कि मुसलमान और हिंदू जिस डगर के ऊपर चल पड़े हैं, ये जो सिविल डिसओबीडियंस है या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसकी वजह से जो है वो वायलेंस स्टार्ट हो जाएगा इंडिया के अंदर। उसके बाद ये दिल्ली प्रपोजल्स आ गए, दिल्ली तजावीज आ गई 1927 में। जो लखनऊ पैक्ट था इसने मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठा कर दिया था। लेकिन जो हिंदू महासभा पार्टी थी वो फिर बाद में मर्ज हो गई थी कांग्रेस के अंदर और उसकी लीडरशिप ने कांग्रेस को जो आप ओवरटेक कर लिया था 1926 में। और नेहरू ने फिर कायद-ए-आज़म से 1927 में ये कहा, क्योंकि महासभा पार्टी उनके ऊपर बड़ा प्रेशर डाल रही थी, तो उन लोगों ने ये मुतालबा किया कायद-ए-आज़म से कि मुसलमान अपने मुतालबा से पीछे हट जाएं। कायद-ए-आज़म और नेहरू के दरमियान फिर एक मुलाकात भी हुई 20 मार्च 1927 को और ये मुलाकात हुई दिल्ली के अंदर, जिसका एजेंडा यही था कि मुसलमान अपने मुतालबा से पीछे हट जाएं। मुसलमानों ने
फिर ये देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए वक्ती तौर पर इस बात से इत्तेफाक भी कर लिया कि ठीक है हम अपने सेपरेट इलेक्टोरल डिमांड से पीछे हट जाएंगे, लेकिन हमारे कुछ और मुतालबात है जिसके अंदर जो है वो सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए और इसके लिए नॉर्थ वेस्टर्न ये NWFP यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था, NWFP जो आपका मौजूदा KPK है, और बलूचिस्तान को किसी भी प्रोविंस का स्टेटस दे दिया जाए और मुसलमानों को जो है वो 1/3 सीट दे दी जाए सेंटर के अंदर और रिप्रेजेंटेशन जो है वो बंगाल और पंजाब में मिल जाए तो मुसलमानों का काम। तो ये कायदे आजम और नेहरू के दरमियान जब मीटिंग हुई जो कि जाहिर बात है जिस पर साइमन कमीशन आया 1927 में, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने सर जॉन साइमन को हेड मुकर्रर किया और उन्होंने दौरा किया हिंदुस्तान का कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो दोबारा से की जाएं, क्योंकि जो आप खिलाफत उस्मानिया के खत्म हो जाने के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई थी, फिर ऊपर नीचे जो वाकयात हुए थे उनकी वजह से यहाँ के लोगों में काफी जो वो गुस्सा पाया जाता था। तो मेन टास्क साइमन कमीशन का ये था कि वो जो पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो रही है इंडिया के अंदर उसको इवैल्यूएट कर सके। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने साइमन कमीशन का बायकॉट किया, क्योंकि साइमन कमीशन का वाहिद मकसद यही था कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल को ताकत दी जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया हुआ, वो ये हुआ कि मुस्लिम लीग के अंदर 2 ग्रुप बन गए। सर मोहम्मद शफी ने अपनी जमात अलग कर ली और उसका नाम रख दिया सर मोहम्मद शफी ग्रुप, और इसके साथ साथ एक यूनियनिस्ट पार्टी थी जिसके अंदर भी काफी मुसलमान भी मौजूद थे। इन्होंने इस साइमन कमीशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इनके मुतालबात जो है वो साइमन कमीशन की जो सिफारिशात है इसको भी मानते हैं, जो साइमन कमीशन कह रहा है वो बातें ठीक है। तो लार्ज स्केल एजिटेशन स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि मेन जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी। इन्होंने इसको अक्सर मानने से इनकार कर दिया। तो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे भी लगे। अभी भी ये आपको जो पंजाबी फिल्में होती हैं सिखों की, वहां पर इस बात की जो है वो आपको ये नारे सुनते रहते हैं उन फिल्मों के अंदर। उसके बाद ये नैरो रिपोर्ट आई 1928 के अंदर, ये याद रख, डेट्स आपने जरूर याद रखनी है। साइमन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन अपनी दी थी उसने पार्लियामेंट के अंदर पेश की, बरतानवी पार्लियामेंट में अक्टूबर 1927 में, और लॉर्ड बर्कनहेड जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया था वो उसकी इस सिफारिशात को लेकर बड़ा गुस्सा हुआ कि इस तरीके से नहीं काम चल सकता, हमें कुछ जो है वो फेवर देनी चाहिए हिंदुओं को और मुसलमानों को। और उसने ये भी कहा कि जो इंडियन लोग हैं ये कभी भी यूनानिमसली इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जो आपने सिफारिशात पेश की हैं। तो जब ये एक्सेप्ट ही नहीं होगा तो वहां पर टिक कैसे सकेगा। फिर इसीलिए फिर मुसलमानों ने और इंडिया के अंदर जितनी भी सियासी जमातें थी उन्होंने ऑल पार्टीज एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको मोतीलाल ने जिसकी सदारत की, और सर शोएब कुरैशी जो थे इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी की इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर। यही यहाँ जो है नैरो रिपोर्ट पब्लिश हुई अगस्त 1928 में, और नैरो रिपोर्ट के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो देख लें। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को अबॉलिश कर दिया जाए, मुसलमानों की सीट्स को अबॉलिश कर दिया जाए, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, सिंध को अलग कर दिया जाए, NWFP और बलूचिस्तान को भी प्रोविंस का स्टेटस दे दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि उसने ये 2 मुतालबात हमारे मान लिए, और ये मुतालबात उसका पहले अपना था, लेकिन ये उसने 2 मुतालबात जो है ये पहले मीटिंग में डिस्कस नहीं हुए थे उनको लेके ये सामने आ गया। इसलिए यहाँ पर भी एक जो है वो डेडलॉक बरकरार रहा, क्योंकि मुसलमानों ने जो मुतालबात कहे थे वो सारे नहीं माने गए, बल्कि ऊपर से 2 मुतालबे अपने और डाल दिए गए। यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अपना अपना मौकफ था नैरो रिपोर्ट को लेकर। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट, बरतानी गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि दिसंबर 1929 तक आप इस रिपोर्ट के ऊपर, नैरो रिपोर्ट के ऊपर मनोअन अमल करें। कायदे-ए-आज़म ने इन प्रपोज को अमेंड किया, 3 अमेंडमेंट्स इसके अंदर दी, ठीक है कि आप 3 अमेंडमेंट्स कर दें इस रिपोर्ट के अंदर, उसके बाद हम आपके मुतालबात मान लेते हैं, नैरो से कहा। और ये अमेंडमेंट्स की दिसंबर 1928 में। मसलन कौन कौन सी? उसने कहा कि मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए, बंगाल और पंजाब में रिप्रेजेंटेशन दी जाए, और प्रोविंशियल पावर्स दी जाए। बाकी सारे मुतालबात हम आपके मान लेते हैं, सिंध को भी अलग कर दो, और NWFP और बलूचिस्तान का भी, वो भी मुसलमानों का अपना ही मुतालबा था, सेपरेट इलेक्टोरल से भी हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए, बंगाल में रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए, और पंजाब में दिया जाए, प्रोविंशियल पावर्स दी जाए, ठीक है। तो ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पे दिल्ली के अंदर एक हुआ इजलास, जिसके अंदर से मुसलमानों के जितने भी सियासी नुमाइंदा जमातें थी उनका एक इजलास मुनक्कद किया गया। इसकी क़यादत जो सर आगा खान ने की थी जनवरी 1929 में, जिसके अंदर मुसलमानों ने अपनी यही जो डिमांड्स है उन्हें दोबारा से रिपीट किया, और इस इजलास ने उन सब मुसलमानों के जो मुतालबात उन्हें एंडोर्स किया, ठीक है जी। उसके बाद कायदे-ए-आज़म ने फिर अपने 14 नुकात पेश किए, जिन्हें 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे-ए-आज़म के नाम से आप जानते हैं, मशहूर है बड़े। 1929 में ये हुए थे, 1928 में नैरो रिपोर्ट आई थी, और 1929 का कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए कायदे-ए-आज़म ने इसके ऊपर काम किया था। इसमें उन्होंने क्या बातें की? उन्होंने कहा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सूबों के पास पावर जानी चाहिए, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उन्हें रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाना चाहिए, 1/3 मुस्लिम सीट्स होनी चाहिए, मुस्लिम मेजॉरिटी जो प्रोविंसेस हैं उनके अंदर मुसलमानों को हुकूमत की इजाजत दी जाए, रिलीजियस लिबर्टी होनी चाहिए, और कोई भी बिल उस वक्त तक पास नहीं होना चाहिए अगर 3/4 लोग उस किसी भी असेंबली के उसकी मुखालफत कर दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स बन रहे हैं इसके अंदर भी मुसलमानों को मौका दिया जाना चाहिए, कैबिनेट के अंदर 1/3 मुसलमानों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। लॉर्ड इनवर ने किए थे इनके 14 नुकात। इन 14 नुकात को भी किसी ने नहीं माना, लेकिन ये बहरहाल बहुत बड़ी सियासी विक्ट्री थी मुसलमानों की, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत बेहतरीन किस्म के मुतालबात सामने रखे थे, जिसका असर बहरहाल बरतानिया के ऊपर जरूर हुआ, कांग्रेस पे तो नहीं हुआ। लॉर्ड इरविन ने फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जब ऐलान किया कि लंदन के अंदर गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी, इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस के अंदर बरतानिया भी बैठेगी, हुकूमत बरतानिया बैठेगी, ऑल इंडिया
मुस्लिम लीग बैठेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बैठेगी, शफी ग्रुप बैठेगा, यूनियनिस्ट पार्टी बैठेगी और जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सारी की सारी बैठेंगी और बैठकर कोई फैसला करेंगे। 1929 में इसका ऐलान किया। तो उसके बाद ये हुई अल्लामा इकबाल का खुतबा आ जाता है 1930 वाला एनुअल सेशन हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अलीगढ़ के अंदर, जिसने इकबाल ने मुसलमानों को जगाया। आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, तारीखी खुतबा इलाहाबाद है। मुसलमानों के लिए उन्होंने अलग रियासत के क़याम का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि जो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान है इसको मिला के मुसलमानों का एक अलग मुल्क बना दिया जाए और यहाँ पर इन्होंने टू नेशन थ्योरी को एंडोर्स किया, जो कि 1867 में बनारस के अंदर जिसका आगाज हुआ था उसको इन्होंने एंडोर्स किया यहाँ 1930 के अंदर आके। फिर पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसे पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट मार्च 1930 में पब्लिश हो चुकी थी। पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई? 12 नवंबर 1930, डेट याद करेंगे, 12 नवंबर 1930 में। कांग्रेस इसका टोटली बायकॉट किया। सर आगा खान, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जिन्ना, गुलाम हुसैन, हिदायतुल्लाह, सरशाह नवाज, इन सब ने जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी की। डायरची सिस्टम को एंड कर दिया गया और फेडरल सिस्टम जो है वो अनाउंस कर दिया गया। यानी इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ये एंड निकला और कॉन्फ्रेंस जो है वो 19 जनवरी 1931 को जो है वो एंड हो गई। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी थी गांधी की। उसके बाद जो है वो अंग्रेजों के दरमियान और इनके दरमियान, हिंदुओं के जमात के दरमियान किसी किस्म का कोई मुफाहमत भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जो है वो ये गांधी और लॉर्ड इरविन जो उनके दरमियान मुज़ाकरात स्टार्ट हुए 17 से लेकर 19 फरवरी तक हुए 1931 में। और इसके ऊपर सिग्नेचर कब हुए? 5 मार्च 1931 को। इसमें ये हुआ कि अब गांधी ये बात मान गया कि अब सिविल डिसोबीडियंस नहीं होगी और हम जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी और सारे के सारे जो कैदी हैं जो कि खिलाफत मूवमेंट के अंदर और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर और चोरा चोरी इंसिडेंट के ऊपर और मोपला अपराइजिंग के ऊपर हिंदुओं के अंदर थे, जेलों में थे, उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो यानी ये अपना उन्होंने मुतालबा बनवा लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने 2 मुतालबे बनवाए कि ठीक है आप आके गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बैठो और एक सिविल डिसोबीडियंस जो है ये ड्रामेबाजी आप खत्म कर दो। उसके बाद ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये हो रही है 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। गांधी ने जो है वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया, अल्लामा इकबाल ने इसको अभी अटेंड किया था। गांधी ने माइनॉरिटीज के लिए किसी भी कानून को मानने से इनकार कर दिया और गांधी ने यहाँ पर एक बड़ा ही जिद्दी और हटदम किस्म का बिहेवियर शो किया। कॉन्फ्रेंस में किसी भी किस्म की कंक्लूजन नहीं हो सकी। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ जाती है जो कि 17 नवंबर 1932 को स्टार्ट हुई थी, यहाँ से लेकर 24 नवंबर 1932 तक चली थी। कांग्रेस जो है दोबारा इस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने बायकॉट किया। सर आगा खान ने मुस्लिम लीग की क़यादत की और इसके साथ जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अगेन किसी किस्म का कोई हल पेश नहीं कर सकी। उसके बाद कम्युनल अवार्ड्स आगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो काफी टाइम दिया इंडियंस को कि वो बैठ के कोई हल निकाले, लेकिन कोई रिफॉर्म नहीं हो सकी। तो गवर्नमेंट ने फिर इटसेल्फ जो है वो कम्युनल अवार्ड्स पब्लिश कर दिया अगस्त 1932 में, डेट याद करेंगे। और मुस्लिम जो मेजोरिटी थी वो इस कम्युनल अवार्ड के तहत माइनॉरिटी में चली गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ने कम्युनल अवार्ड को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पास पब्लिश हुआ। व्हाइट पेपर पहले पब्लिश हुआ तो 1933 में फिर कमेटी सेटअप हुई जिसको लॉर्ड लिलिंगटन ने जिसकी क़यादत की थी और इसके जो मेंबर्स थे वो सर आगा खान, जफरुल्लाह खान और A.H. गजनवी थे। जो ये कमेटी थी इस सबकी रिपोर्ट 1932 में पब्लिश की। पार्लियामेंट ने बिल जो है वो 24 जुलाई 1935 को पास किया। एक्ट के अंदर 14 पार्ट्स थे और 10 शेड्यूल थे। याद करने वाली बात है। और ये जो एक्ट है ये कब ऑपरेशन में आया? 1 अप्रैल 1937। याद करने वाली बात है, PPSC में आ चुका है। और इसकी जो कुछ रिफॉर्म्स है वो मैंने नीचे यहाँ पर डिस्कस किए हैं। प्रोविंसेस को जो है वो अथॉरिटी दी गई, डायरची को स्क्रैप कर दिया गया और जो 3 सब्जेक्ट्स थे जिसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट सब्जेक्ट्स। इंडिया को 11 सूबों में तकसीम कर दिया गया। PPSC के 12 पेपर्स में ये बात पूछी जा चुकी है। इसी तरीके से क़ायद-ए-आज़म ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसे डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट करार दिया। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसे डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट करार दिया और राजगोपाल आचार्य ने इसे डायरची सिस्टम से भी बदतरीन जो है वो करार दिया। गवर्नमेंट ने जो इसी के तहत इलेक्शन अनाउंस कर दिए 1771 सीट्स के ऊपर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने जो इनके ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। जो रिजल्ट्स थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए बड़े खतरनाक थे। कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी मिल गई 5 प्रोविंसेस के अंदर, जिसके अंदर मद्रास, बिहार, उड़ीसा, यूपी और सीपी शामिल थे। और मुसलमान जो थे यानी मुस्लिम लीग जो थी वो इवन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में भी कंप्लीटली फेल होगी। तो ये मुसलमानों की तहरीक को एक बहुत बड़ा धक्का लगा यहाँ से। फिर इसी के तहत कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी, कांग्रेसी वजारतें बनी। कांग्रेस जो है वो एग्री हो गई ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए 7 जुलाई 1937 में। और ये काफी है इतना, मेरे ख्याल से फिर ज्यादा ओवर बर्डन हो जाएगा। इतना ही आप लोग जो है वो तैयार कर लें। फिर नेक्स्ट जो है वो हम इसका पोर्शन थोड़ा सा और रहता है। मेरे लैपटॉप की बैटरी भी जा रही है, उनको मिला लेंगे और साथ में जो नेक्स्ट हमारी फेमस जो वो आती हैं मूवमेंट्स आती हैं उनको भी साथ ऐड कर लेंगे। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे चलने की कोशिश करेंगे। अच्छे तरीके से याद करना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला और बड़ी मेहनत से भी लिखा है, तैयार किया गया, नोट्स आपको बना के दे दिए गए हैं। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इंशाल्लाह खैर होगी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।